हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका कौटिल्य एकेडमी मिशन यूपीएससी में। मैं हूं अमित। आज हम राजद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ समय से राजद्रोह का मुद्दा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर स्टे लगा दिया है। मतलब सरकार इस कानून के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या है राजद्रोह, क्यों राजद्रोह को लाया गया, कब लाया गया और कौन कौन से केस इससे संबंधित हैं, इन सबको आज हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। शुरू करते हैं राजद्रोह से। राजद्रोह है क्या? देखिए, राजद्रोह की परिभाषा दी गई है आईपीसी में। आईपीसी के एक धारा है आईपीसी की, उसका नाम है 124A। उस 124A में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर लिख के, बोल के किसी भी रूप से सरकार विरोधी कोई बात करता है, सरकार के विरोधी कोई बात करता है, या फिर राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करता है, या फिर संविधान का अपमान करता है, उसे नीचा दिखाता है, तो उसको कहा जाएगा राजद्रोह। ध्यान रखना, इसमें सरकार विरोधी बातें करना, संविधान का अपमान करना और राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करना, इन सब को मिला के कहा जाता है राजद्रोह। खास बात यह है कि अगर आप बोल के कर रहे हो, आपने वीडियो डाल दिया, ऐसी ऐसी बात है और सरकार के पास पहुंच गया, तो ध्यान रखना 124 से लगी जाती पहले, अभी तो स्टे लगा हुआ है। या फिर आपने लिख दिया, किसी को लेटर पहुंचाया, ये लो पढ़ लेना इसको, और उन्होंने पढ़ लिया, आपने पहुंचाया प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने भेज दिया पुलिस को, दिल्ली पुलिस को कि देखो इसको, इसने प्रेम पत्र भेजा है मेरे लिए, तो उसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ता। तो ये बात थी राजद्रोह की परिभाषा। एकदम सिंपल सी है कि सरकार के विरोध में या राष्ट्रीय चिन्हों, जैसे हमारा झंडा है या हमारा और भी राष्ट्रीय चिन्ह है, उनका अपमान कर रहे हो, या फिर आप संविधान का अपमान कर रहे हो, तो इसको कहा जाता है राजद्रोह। और इसका वर्णन कहाँ पे है? इसका वर्णन है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। आपको पता होगा आईपीसी की धारा 124A में। आईपीसी आई थी 1860 में, उसके बारे में हम देख लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि अगर आप पर राजद्रोह का केस लग गया और साबित हो गया, ये साबित हो गया कि आप राजद्रोह के दोषी हो, तो आपको कौन कौन सी सजा हो सकती है। तो ध्यान रखना, आपको उम्र कैद तक हो सकती है, आजीवन कारावास, मिनिमम 3 साल होगा और मैक्सिमम होंगे आजीवन कारावास। मतलब 3 साल तो जेल में रहना ही पड़ेगा, या फिर आप पे जुर्माना, या दोनों लगाया जा सकता है। एक खास बात और ये है कि इसमें आपकी जमानत नहीं हो सकती। कई बार आपने सुना होगा किसी व्यक्ति को या किसी नेता को, किसी बड़े आदमी को सजा हो गई है, लेकिन उनने पहले से ही उस पर बेल ले ली है कोर्ट में जाके कि हमको जमानत दे दो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता, आपको जेल में रहना ही पड़ेगा। अगर सजा हो गई तो आपको बेल नहीं होगी, गैर जमानती, नॉन बेलेबल अपराध है। इसकी एक दो खास बात और है। अगर आप पर राजद्रोह साबित हो गया तो आपसे पासपोर्ट छीन लिया जाएगा, विदेश नहीं घूम पाओगे आप, क्योंकि आप कहीं जाते हो दूसरी जगह तो आपको भारत का पासपोर्ट रखना पड़ता है, तो आपसे पासपोर्ट छीन लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको सरकारी नौकरी में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। आजकल तो आप देख रहे हो कि सरकारी नौकरी है तो वो मिलेंगी, सरकारी नौकरी है तो ये मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे। होता जाता कुछ नहीं, बात अलग है, लेकिन सरकारी नौकरी का अपना एक क्रेज़ है, अपना एक महत्व है। IAS, IPS, डिप्टी कलेक्टर कुछ नहीं बन पाओगे, सब पे रोक लगा दी जाएगी, इसको सरकारी नौकरी में शामिल नहीं किया जाएगा। अब अगली बात उठती है, क्या आईपीसी में, शुरू से मैंने आपको बताया इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 में आई थी, तो क्या 1860 में शामिल था? नहीं, ये 1860 में शामिल नहीं था। आईपीसी के बारे में थोड़ा सा जान लो कि आईपीसी को प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी, उसने आईपीसी को बनाया था और आईपीसी बनी थी 1860 में। लेकिन राजद्रोह कानून को लेकर आया गया 1870 में। जेम्स स्टीफन एक व्यक्ति थे, उनकी सिफारिश पर आईपीसी में इसको शामिल किया गया। और किस धारा में शामिल किया गया? 124A में। पॉइंट ये उठता है कि आखिर क्यों शामिल किया गया, एक मुद्दा है ना, क्योंकि 1870-60 का आसपास का जो दौर है, अंग्रेज एकदम हावी हो चुके थे और भारतीय आंदोलन की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई थी, अंग्रेजों का विरोध तेज होने लगा था। 1885 में कांग्रेस गठित हुई थी और नरम दल का प्रभाव चलने लगा था। उधर कई सारे क्रांतिकारियों की भूमिका बनने लगी थी। अभी क्रांतिकारी घटना हुई नहीं बहुत बड़ी, लेकिन भूमिका बनने लगी। 1857 की क्रांति हो चुकी थी। अब पॉइंट ये है, तो ये लाए क्यों? तो इसी जो मैंने बातें बोली, इन्हीं में शामिल है। अंग्रेजों को ये डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हमारा विरोध ज़्यादा हो जाए, इसलिए वो राजद्रोह का कानून लेके आए, उसको आईपीसी में शामिल किया। क्योंकि देखो, अंग्रेजों की सरकार जो थी, विदेशी सरकार थी, वो सरकार नहीं चाहती थी हमारी आलोचना हो। लोकतंत्र बात अलग है, लोकतंत्र में आलोचना पे आधारित ही होती है कि विपक्ष इसलिए होता है कि सरकार के गलत कामों की आलोचना कर सके। लेकिन अंग्रेज क्या कहते थे
कि मेरा आदेश ही है शासन, जो मैं बोलूंगा, जो हम बोलेंगे वो सब सही है, और अगर आपने इसको विरोध किया तो आप पर राजद्रोह लगा दिया जाएगा। यूनियन जैक आपने शब्द सुना होगा। यूनियन जैक जो है ब्रिटिश का झंडा था। अगर आपने ब्रिटिश के झंडे का अपमान किया तब भी आप पर राजद्रोह लग सकता था। ये पूरा काम था। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश राजद्रोह का कानून लेके आए थे। अब पॉइंट यही उठता है कि अभी भी क्यों चल रहा है राजद्रोह, इसको हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये ब्रिटिश कानून है, औपनिवेशिक कानून है, अंग्रेज लेके आए थे, अंग्रेज गए लेकिन राजद्रोह छोड़ गए। तो क्यों हमने राजद्रोह को अपनाया, ये भी हम कुछ देर में देखने वाले हैं। चलिए, अब कई सारे मुकदमे राजद्रोह से जुड़े हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध जो पहला मुकदमा था, सबसे प्रसिद्ध पहला, मैं पहला मुकदमा बात नहीं कर रहा हूं, जिसको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली वो मिली बाल गंगाधर तिलक के मुकदमे को। 1898 में बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह लगा दिया गया। इससे मानो पूरे भारत में क्रांति टाइप से फैल गई थी। सब लोगों को पता चल गया कि राजद्रोह क्या है। लेकिन इसका पहला केस, ये बात याद रखना, कई लोग मानते हैं कि उनके मन में ऐसा चलता है कि बाल गंगाधर तिलक पे हुआ था। तो यूपीएससी एमपीपीएससी ऐसी बात को टारगेट करती हैं कि जो जनरल में चल रही है लेकिन गलत हो। तो ये क्या है, जोगेंद्र नाथ बोस नाम के एक व्यक्ति थे, उन पर 1891 में पहला मामला दर्ज हुआ था राजद्रोह के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मामला कौन सा हुआ था, बाल गंगाधर तिलक का 1898 में। बाल गंगाधर तिलक को इस विरोध के लिए, मतलब ये जो कानून पे लागू हुआ था, इसके लिए चुनाव, बाल गंगाधर तिलक को 1898 में जो इन पर राजद्रोह लगाया गया था, उसका केस लड़ने के लिए लंदन जाना पड़ता। सोचिए आप, लंदन जाके उन्होंने केस लड़ा था कि मैं राजद्रोही नहीं हूं। तो दूसरा केस कौन का है, बाल गंगाधर तिलक का। गांधी जी पर भी राजद्रोह लगाया गया था। मौलाना आजाद ऐसे एक व्यक्ति थे, वीर सावरकर, ज्यादातर लोगों पर राजद्रोह लगा दिया गया था, क्योंकि वो अंग्रेज क्या चाहते थे, हमारी आलोचना ना हो, और इनको क्या करते थे, सजा देके किसी को काला पानी भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, ये उनके काम थे। जब अंग्रेज थे तब राजद्रोह के अंतर्गत सजा मिलती थी काला पानी की, मतलब सेल्युलर जेल। अंडमान निकोबार में जो सेल्युलर जेल है, वहां आपको कैदी बनाया जाता था। ये उनके समय का कानून था। हमने कुछ संशोधन किए, उन संशोधन को देखते हैं। अगला केस है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का। ये जो केस है, ये केस इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इसमें न्यायालय ने कहा कि केवल सरकार की आलोचना अगर आप कर रहे हो तो राजद्रोह नहीं है। ये बात याद रखना, केवल सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है। लेकिन समस्या ये आई कि सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी नहीं। सरकार ने मानी नहीं ये वाली बात, जो कोर्ट थे हमारे, उनके निर्देश को माना नहीं। फिर एक सबसे प्रसिद्ध केस आया, उस केस का नाम है केदारनाथ बनाम बिहार राज्य, 1962 का केस है। केदारनाथ बनाम बिहार राज्य का केस 1962 का केस है। यह सबसे प्रसिद्ध केस था स्वतंत्र भारत का। क्यों ये सबसे प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें राजद्रोह के मामले की सबसे बड़ी बेंच बैठी। उस बेंच में शामिल थे 5 न्यायाधीश, 5 जजों की बेंच बैठी। ये केस जो लड़ा गया था, इस केस में एक मुद्दा यह था कि क्या लोकतंत्र में, मैंने अभी बोला था अंग्रेज चले गए, राजद्रोह छोड़ गए, तो इसमें मुद्दा यह था क्या लोकतंत्र में राजद्रोह, सरकार की आलोचना करना क्या अपराध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप राजद्रोह का कानून वैध बनाया उन्होंने। आप जो है सरकार की आलोचना इस तरीके से नहीं कर सकते कि सरकार को नीचा दिखाया जाए या सरकार का अपमान किया जाए। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन सरकार को इसका दुरुपयोग रोकना पड़ेगा। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली गई केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने वाले या फिर हिंसक विरोध जो होता है सरकार के खिलाफ, केवल उसको ही राजद्रोह माना जाए। आप सिंपल सी भाषा में समझिए, अगर किसी बात से दंगे फैल रहे हों, किसी बात से जो हमारा पब्लिक ऑर्डर है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, या जो सरकार जिन व्यवस्थाओं को चलाती है, किसी जिले में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है और उसकी वजह से हिंसक कार्रवाई हो रही है, तो ही उसको राजद्रोह में शामिल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप सरकार की आलोचना सही तथ्यों के आधार पर कर रहे हो तो आपको राजद्रोह का कानून आपके ऊपर नहीं लग सकता। राजद्रोह कानून की खास बात है, वर्तमान में जिन पर लगता है, कई लोगों को अपने नाम प्रसिद्ध हुए, जैसे कन्हैया कुमार, उमर खालिद, ये सब लोग इन सब लोगों पर राजद्रोह लागू किया गया। इन्होंने एक मजेदार बात बोली, इन्होंने कहा हमें खुशी है हम पर राजद्रोह कानून लगा। यही कानून था जो अंग्रेजों ने गांधी जी पे लगाया था और इस सरकार ने हम पे लगाया है। तो ऐसी बातें चलती रहती हैं, सब अपने अपने स्तर पर अपने आप को ठीक बताते रहते हैं। लेकिन
अब बात करते हैं 1962 के बाद की। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद भी सरकारों ने दुरुपयोग नहीं रोका। किसी भी व्यक्ति पर अगर उनको लगता था कि व्यक्ति खतरनाक है और उसने अगर कोई ऐसी बात कर दी है तो उस पर राजद्रोह लगा दिया जाता था। पिछले कुछ समय से, मतलब जब इमरजेंसी लगी थी तब राजद्रोह का खूब दुरुपयोग हुआ था, और पिछले कुछ समय से भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल में इसको स्टे लगा दिया गया है। अगला केस था बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज। इसका नाम याद रखना, बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज। ये 1995 में केस आया था। होता क्या था कि अगर आपने कोई स्पीच बोली और आपने उसमें कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर दिया, और वो शब्द किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो, किसी भी संदर्भ में हो, तो सरकार क्या करती थी, मैंने आपको बोला कि वो देख लेते थे कि अपना दुश्मन अपन को परेशान कर सकता है तो उसको जेल में डाल देते थे, राजद्रोह कानून लगा देते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कि ऐसा नहीं है। स्पीच में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो किस लिए इस्तेमाल हुए हैं, वो किस भावना के लिए इस्तेमाल हुए हैं, केवल उसके आधार पर ही राजद्रोह लगाया जा सकता है। मतलब स्पीच में शब्दों पर नहीं, बल्कि शब्दों के जिस संदर्भ में उपयोग किया गया है उसके आधार पर ही राजद्रोह लागू किया जा सकता है। ये बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज में कहा 1995 में ये केस सामने आया था। अगला एक और केस है विनायक सेन। ये वाला विनायक है, एक बी वाला है, एक वी वाला है, ध्यान रखिएगा। विनायक सेन, इनका केस आया छत्तीसगढ़ राज्य बनाम विनायक सेन वाला। इसमें कहा गया कि एक तो व्यक्ति क्या करते हैं, लिख के सरकार की आलोचना कर रहे हैं या बोल के सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आपने लिखा और सरकार की आलोचना कर दी, या वीडियो बनाया यूट्यूब फेसबुक पर डाल दिया, सरकार का विरोध में कोई ऐसी आपत्तिजनक बात कही जो नहीं कहना चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि ऐसी बात नहीं है केवल लिखने या बोलने वाला हो, बल्कि उसको फैलाने वाला भी राजद्रोही कहलाएगा। मतलब कहने का था, अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हो और फ्लो में आपने फॉरवर्ड कर दिया है, पुलिस आई जाएगी, हाँ भाई कहाँ हो, ये तुमने फॉरवर्ड किया, तुमको हाँ चलो, तो फिर आपका कहाँ, बोले चलो फिर बताएंगे, तुम्हारा पासपोर्ट छीन लेंगे, सब कुछ खराब कर देंगे। ये किसमें कहा, विनायक वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न्यायालय ने कहा कि जो लेखक है केवल लेखक पर ही नहीं, उसको प्रसार करने वाले, उसको फैलाने वाले लोगों पर भी राजद्रोह लागू किया जा सकता है। अगला केस हुआ, एक आपने नाम सुना होगा अरुण जेटली का, बहुत प्रसिद्ध नेता हुए हैं, अभी हाल ही के नेता थे, कुछ समय पहले इनका, कुछ सालों पहले इनका देहांत हो गया था। तो अरुण जेटली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। आपने एक संविधान संशोधन सुना होगा, वो था 99वां संविधान संशोधन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है उस प्रक्रिया में बदलाव था। NJAC कानून सुना होगा, नेशनल जुडिशरी या जज अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन उसका पूरा नाम था। उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया 99वें संविधान संशोधन को, तब अरुण जेटली ने न्यायालय के इस बात की आलोचना की थी, आपको नहीं करना चाहिए था क्योंकि संसद द्वारा, विधायिका द्वारा पारित किया गया था और एक बहुत जरूरी प्रकार का एक संविधान संशोधन था, लेकिन इन्होंने आलोचना की। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। क्या कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का ऐसे मजाक उड़ा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखो अगर कोई व्यक्ति तथ्यों के आधार पर आलोचना करता है तो उसको राजद्रोह में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी है तो उसको राजद्रोह का दोषी नहीं माना जाएगा, न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत ही उस पर कार्रवाई होगी। ये थे कुछ प्रसिद्ध केस जो मैंने आपको बताए। सबसे प्रसिद्ध केस रहा है स्वतंत्रता से पहले बाल गंगाधर तिलक का और स्वतंत्रता के बाद का केदारनाथ सिंह का केस। पॉइंट ये है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस जो वर्तमान कानून है उसमें कुछ परिवर्तन चाह रही है या उसको अवैध घोषित करना चाह रही है, तो उसे केदारनाथ सिंह का जो केस है उसमें बदलाव की जरूरत है। और उसमें अगर बदलाव करना है तो उनको 5 जजों से ज़्यादा बेंच की आवश्यकता पड़ेगी। यही बात सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जारी है। चलिए अगला देखते हैं कि संविधान सभा में जब बात चलेगी, देखो संविधान में हमने स्वीकार कर लिया था संविधान बनाते समय कि हम लोकतांत्रिक देश बनेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि लोकतांत्रिक देश में भी हमने राजद्रोह कानून लागू किया। और दूसरी बात, क्या इसका संविधान में वर्णन है? तो पहले पॉइंट आप सुन लीजिए कि इसका संविधान में किसी आर्टिकल में, किसी जगह पे संविधान में राजद्रोह का उल्लेख नहीं है। आपको एक बात पता होगी कि संविधान बनाने के लिए कई सारी समितियां बनाई थी, उनमें एक प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। उस समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने संविधान का एक प्रारूप बनाया था और जब संविधान का प्रारूप बनाया तो उसमें राजद्रोह को शामिल किया गया था। ये एक खास बात है याद रखने वाली। जो प्रारूप संविधान था उसमें राजद्रोह को शामिल किया गया था। जब प्रारूप संविधान को डिस्कस करने के लिए सदन में लाया गया
तो बहुत सारे सदस्यों ने इसका विरोध किया कि जिस कानून के विरुद्ध हमने स्वतंत्रता की मांग की उसको स्वतंत्रता के बाद लागू नहीं होने देंगे, और इसको प्रारूप संविधान से हटाने की बात उठी। के.एम. मुंशी जो थे, के.एम. मुंशी ने इसको हटाने का प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव पारित हुआ। मतलब प्रारूप संविधान में जो राजद्रोह को लागू करने की बात की गई थी उसको प्रारूप संविधान में हटा दिया गया, और हमारे संविधान में राजद्रोह का कोई वर्णन नहीं है। केवल आईपीसी की धारा 124A में ही इसका उल्लेख मिलता है। देखो, संविधान में कोई चीज शामिल है या नहीं, इसका बात आप एक चीज से लगा सकते हैं कि अगर वो संविधान में शामिल होगी तो किसी आर्टिकल में, किसी अनुसूची या प्रस्तावना में उसका उल्लेख होगा। तो आप देख लीजिए एक बार उस चीज को देख ध्यान से कि संविधान में उल्लेखित है या नहीं, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि संविधानेतर निकाय है, इसका संविधान में वर्णन किया गया है, संविधान में इसकी व्याख्या की गई है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे तो ऐसा क्वेश्चन फिर से आ सकता है। एक आपने एक और नाम सुना होगा, विधि आयोग। मैंने आपको बताया था कि विधि आयोग की अनुशंसा पर भी आईपीसी बनी थी, इंडियन पिनल कोड 1860। पॉइंट ये है कि ये विधि आयोग जो है स्वतंत्रता के बाद बनते हैं और कई सारे विधि आयोग बन चुके हैं, और विधि आयोग अपनी रिपोर्ट देते हैं। 1968 में जो विधि आयोग था उससे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि राजद्रोह कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा एकदम सही है, जैसे म्यूचुअल फंड सही है वैसे ही राजद्रोह कानून भी सही है, इसको बनाए रखना चाहिए। 1971 में तो इनका भेजा सटका। इन्होंने कहा ऐसा है, केवल सरकार के विरुद्ध नहीं, राष्ट्रीय चिन्ह संविधान के विरुद्ध नहीं, अगर कोई न्यायपालिका का अपमान करता है तब भी इसे राजद्रोह माना जाना चाहिए। मतलब इन्होंने दायरा बढ़ाने की बात की कि राजद्रोह कानून का दायरा बढ़ा दो और न्यायपालिका के जो खिलाफ जो गलत बात कर रहा है उसको भी जेल में डालो, राजद्रोह लागू करो, पासपोर्ट छीनो उसका। बोले अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया, क्योंकि आपको पता है विधि आयोग की सिफारिशें जो रहती हैं वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, केवल परामर्श के रूप में होती हैं। आप सरकार उनको मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। अगला 2018 में एकदम परिवर्तन आ गया विधि आयोग की रिपोर्ट में। विधि आयोग के लिए अलग अलग अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ये भी बात आपको पता होगी। विधि आयोग भी संवैधानिक निकाय नहीं है, ना ही वो कोई वैधानिक निकाय है, तो इसका भी आप याद रखिए। 2018 में विधि आयोग का एकदम बदल गया, पैराडाइम शिफ्ट जो बोलते हैं वैसा हो गया। अब एकदम उन्होंने बदला, उन्होंने बोला इसको निरस्त कर देना चाहिए, खराब कानून है, लोकतंत्र का उल्लंघन करता है। बोले अच्छा, और उन्होंने कहा चलो अगर निरस्त कर भी नहीं रहे तो आप एक काम कर सकते हो, वो काम ये है कि इसको थोड़ा सरल बना लो, किसी पर भी आसानी से राजद्रोह नहीं लागू किया जाना चाहिए, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। तो याद रखना 1967 से लेकर 2018 तक की स्थिति किस तरह विधि आयोग ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। संविधान सभा का मत हम लोग देख ही चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या लोकतांत्रिक देश, जो अन्य लोकतांत्रिक देश हैं, वहां भी राजद्रोह कानून है कि नहीं। तो आप देखो, जिसने हमारे यहां राजद्रोह कानून लागू किया था ब्रिटेन ने, उसके यहां राजद्रोह का कानून समाप्त हो चुका है 2009 में, लेकिन हमारे यहां अभी भी चल रहा है, क्योंकि उनका मानना था कि जब भी कोई लोकतांत्रिक देश हो वहां पर सबसे पहली बात रहती है वहां एक मजबूत विपक्ष हो। विपक्ष का काम क्या है? सरकार के गलत कामों की आलोचना करना। देखो, एक विपक्ष तो ये होता है कि हमको तो आलोचना करनी है हमको तो आलोचना करनी है, कुछ भी तुम अच्छा करो खराब करो, हमारा काम आलोचना करना है। दूसरा एक तार्किक विपक्ष होता है कि अगर अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ करो, और अगर बुरा काम किया है तो फिर तो एकदम धूमधाम से उनका आलोचना किए जाना चाहिए। तो ब्रिटेन में इसी बात को लेकर 2009 में समाप्त हो गया। अगला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 1 साल बाद ही 2010 में, जैसे ही ब्रिटेन में समाप्त हुआ उसके 1 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी राजद्रोह कानून को समाप्त कर दिया। अभी वर्तमान में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा ठेकेदार है वो है अमेरिका। वहाँ लोकतंत्र काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। आपने एक बात सुनी होगी कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। ऐसी बातें हर बार आपको बोली जाएंगी। कई नेता हैं, आप लिखते भी होगे तो कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन पॉइंट है, हमको विश्व का सबसे बड़ा बनने के साथ विश्व का सबसे सशक्त लोकतंत्र बनना पड़ेगा, और अभी सबसे सशक्त लोकतंत्र है यूएसए। जब कोरोना की महामारी आई थी तो यूएसए के लोगों ने कहा हमको मास्क नहीं पहनना है, तो सरकार को बहुत परेशानी हुई थी उस टाइम, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र इतना मजबूत है कि जनता ही निर्णय ले पाती है। जनता ने अगर मना कर दिया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, है प्रतिनिधि, लेकिन जनता का बहुत मान है वहाँ पे, बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है। हमारे यहाँ तो लागू कर दिया था कि देखो भाई लागू हो गया है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है,
महाभारत का जैसा युद्ध हुआ था वैसे ये युद्ध भी लड़ना है, हमने लड़ा भी, सफलता भी प्राप्त की उसमें। तो यूएसए में ये जारी है अभी भी, मतलब राजद्रोह कानून के अंतर्गत यूएसए में कार्रवाई हो सकती है, लेकिन एक शर्त है कि ये केवल संघीय कानून है। यूएसए में जैसे हमारे यहाँ संघ है, ऐसे यूएसए में भी एक संघ है, उनमें टेक्निकल अंतर है, लेकिन यूएसए में राज्यों के पास ठीक ठाक शक्तियाँ प्राप्त हैं, हमारे यहाँ राज्यों को उतनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। इसके अलावा यूएसए में न्यायपालिका जो है वो भी फेडरल है। उसका मतलब क्या है, राज्यों की अलग न्यायपालिका है राज्य कानूनों के लिए, और संघ के लिए अलग न्यायपालिका है। तो इसको केवल राजद्रोह कानून को संघीय कानून के अंतर्गत ही रखा गया है। अब एक छोटा सा देश है सिंगापुर, छोटा है पर खोटा है, बहुत प्रसिद्ध है अपने मतलब जो उन्होंने विकास किया है उसके लिए, जो वहाँ संरचनाएं हैं, जो वहाँ पे उन्होंने सभ्यता है, उसके लिए सिंगापुर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उस सिंगापुर ने भी पिछले ही साल इस कानून को समाप्त किया है, ध्यान रखना। तो सोचो सिंगापुर तक समाप्त कर चुका है कानून को। एक छोटी सी बात ये आपके मन में आ रही होगी कि आखिर राजद्रोह की बात शुरू कैसे हुई। देखिए, जब शुरुआत में लोकतंत्र नहीं थे, राजशाही थी, तानाशाही थी। उस टाइम पे तानाशाही में एक दिक्कत ये थी कि कोई भी व्यक्ति अगर राजा की आलोचना करता है तो राजा का अधिकार था कि राजा जो चाहे वो कर सकता है, और आप तो दूसरे की छोड़ो, उस राजा की छोड़ो, अपने आप की सोचो। आप सबसे पावरफुल हो और आपकी कोई आलोचना करे, वो आपने एक नाम सुना होगा किम जोन उन, वो यू स्टाइल, तेरे नाम वाली स्टाइल जिसकी है, किम जोन उन का नाम सुना होगा। उस किम जोन उन के खिलाफ कोई बात करे तो कैसे बात कर सकता है उसके खिलाफ? उसके यहाँ कोई, उसके नॉर्थ कोरिया में कोई उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता, क्योंकि सीधी सजा हो सकती है। तो यही राजद्रोह है, यहीं से शुरुआत हुई। आपने सुना होगा जहांगीर ने एक दरवेश, एक फकीर को सजा सुनाई थी, सर अहमद सरहिंदी थे उनका नाम। उन्होंने अकबर की आलोचना कर दी थी, इस बात के लिए जहांगीर ने उसको सजा दे दी थी। ऐसे ही पूरे इतिहास भरा पड़ा है ऐसे राजाओं से, केवल जहांगीर ही नहीं था, बाकी सारे राजाएं थे शुरू से, मतलब उनकी आलोचना उनको पसंद नहीं थी। यही एक तरह का राजद्रोह था। तो ये बात राजद्रोह तानाशाहियों में था, राजशाहियों में तो समझ में आती है, लेकिन लोकतंत्र में जहाँ जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, वहाँ ये बात कैसे लागू हो सकती है? सरकार क्या गलत काम नहीं कर सकती? सरकार अपनी तानाशाही को मजबूत कर सकती है, सारे अधिकार अपने आप में केंद्रित कर सकती है। क्या हम उस टाइम आलोचना नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला विपक्ष है। अभी हाल में 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि असली लोकतंत्र तब स्थापित होगा जब मजबूत विपक्ष होगा, और विपक्ष मजबूत कब होगा? जब उसको आलोचना करने का अधिकार होगा। आपने सुना होगा कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। जब चौथा स्तंभ है तो मीडिया का काम ही है सरकार के गलत कामों को उजागर करना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग और ज़्यादा बढ़ जाए और मीडिया पर भी जो भी सच आलोचना कर रहा है उस पर भी कार्रवाई होने लगे, तो लोग आलोचना करना बंद कर देंगे और लोकतंत्र एक तानाशाही, एक राजतंत्र में बदल जाएगा। और हमारे 70-75 साल का जो अभी हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इतना लंबा जो हमारा स्वतंत्र इतिहास है, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया है हम लोगों ने, वो सारा कुछ ही समय में धूल में मिल जाएगा। तो इस सब को देखते हुए, लोकतंत्र के महत्व को समझते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है और बहुत जल्द इस पर सुनवाई होगी। हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा निर्णय लेगा, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट अपने अच्छे निर्णयों के लिए भी जाना जाता है, बहुत अच्छे निर्णय लेता है। तो जरूर इस पर एक तार्किक निर्णय मिलेगा, और जल्दी ही जब निर्णय मिल जाएगा तो हो सकता है हम दूसरे वीडियो में भी राजद्रोह के बारे में मिलें। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।